गुड आफ्टरनून क्लास। आई एम शशांक सौमित। कल हम लोगों ने देखा था कि कंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। आज उसके बारे में बिहेवियर क्या था, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या था, इस बारे में हम लोगों ने फिर लास्ट क्लास में पढ़ा था। उससे आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं कैपेसिटर रिलेटेड, है ना। तो हम लोग लास्ट एक रिकैप कर लेते हैं, है ना। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक शॉर्ट रिकैप करके देख लेते हैं क्या हो। अब देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका बिहेवियर क्या था। ठीक है, पहला बिहेवियर इसका क्या आप कीजिएगा, एक कॉपी में इसको नोट्स बना लीजिएगा कि एक क्या होता है एक कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करे, है ना, तो उस पर क्या बिहेवियर होता है, उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है। ये आपको पाँचों छः प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा, तो इसके बारे में आप नोट्स बना लीजिए। तो पहला प्रॉपर्टी क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इंटीरियर और कंडक्टर का वो जीरो होता है, ये आपको कल बताया गया, इस बारे में प्रूफ किया गया था। ठीक है, दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर, एक कंडक्टर है उसके जस्ट आउटसाइड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में बताया गया था, इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये डायग्राम से आपको बारे में बताया भी था कि किस तरह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस से, किसी भी कंडक्टर से। आगे देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या था, थर्ड बिहेवियर, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। एक भी कंडक्टर है जो भी, उसके अंदर जो नेट चार्ज इनसाइड होगा वो जीरो होगा। नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, एक पर्टिकुलर कंडक्टर है, इसके इनसाइड में जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या था, चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। एक पर्टिकुलर कंडक्टर है तो हमेशा चार्ज उसके सरफेस पे रहेगा, है ना। ये भी आपके बारे में, इसके बारे में भी बताया गया था। फिर फिफ्थ क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट था, देखिए आपको बताया गया था E इज इक्वल टू जीरो है ना। ये आपने गॉस लॉ से हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा, थर्ड प्रॉपर्टी से ये पढ़ा कि बाय गॉस लॉ द नेट चार्ज इन इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। नेट चार्ज जीरो होगा, तो अब जीरो होगा तो E डॉट डी एस से क्यू अगर जीरो है तो E भी जीरो हो जाएगा आपका, है ना। नेट जब इनसाइड जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। उससे आपका प्रॉपर्टी ये पता चला कि E इज इक्वल टू जीरो, अगर E जीरो होगा तो माइनस डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन जीरो कब होता है, जब वो फंक्शन कांस्टेंट होता है। तो सेम वही केस है, डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो कब होगा, जब v कांस्टेंट होगी। अब देखिए आगे क्या प्रॉपर्टीज, अब सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशन। ठीक है, एक पर्टिकुलर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए या सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आपको लास्ट क्लास में बताया गया था सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में कि सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एस, है ना। एस यहाँ पर एरिया होगा, तो एवरी कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। ठीक है, ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। एवरी कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में आपको पता है, तो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम भी होता है। अब देखिए वो क्या होता है, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। कंसिडर कीजिए ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। अब लास्ट में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इनसाइड,
इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, V कांस्टेंट होता है, ठीक है। आप लोगों ने ये पढ़ा था कि E इज इक्वल टू 0 होता है ना इनसाइड, तो अब इनसाइड 0 होगा और V इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो क्या होगा कि अगर V कांस्टेंट है तो पर्टिकुलरली तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, है ना, सबका V का वैल्यू तो कांस्टेंट होगा, है ना। V पर्टिकुलर जो भी वैल्यू होगा इसका भी V होगा, ये भी V, 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 सबका पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि V कांस्टेंट है ना। V आपको कैसे डिपेंड करता था, E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr था, तो E अगर 0 होगा तो माइनस dV बाई dr इज इक्वल्स टू 0, तो V कांस्टेंट। तो इंटीरियर का केस में इनसाइड कंडक्टर ये दोनों सेम कंडक्टर हैं, तो इसका क्या है पोटेंशियल, ये V है, ठीक है। ठीक है, तो हर जगह V का वैल्यू आपका V ही होगा, कांस्टेंट V कांस्टेंट है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका एक इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, ये बन गया इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, क्योंकि ये 3D फिगर है तो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम बन गया आपका। V, 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 ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम हो गया, यही वहां पर बताया गया है। आप देखिए इन द 3 डायमेंशन rather than just an equipotential surface, आपको बताया गया अभी बताया कि ये इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम हो गया क्योंकि ये 3D फिगर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं रहा, है ना, बिकॉज इट इज अ 3D फिगर। इक्विपोटेंशियल सरफेस कब आता है आपका 2D के केस में, अगर 2 डायमेंशनल फिगर है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया, है ना, लेकिन अगर 3D के में आप जाइएगा तो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम हो गया क्योंकि स्फीयर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ना, एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप लोगों ने प्रॉपर्टी किया, इस प्रॉपर्टी को आप एक अच्छे से नोट्स बना लीजिए कि क्या क्या प्रॉपर्टी आता है, इसी से डायरेक्टली आपका बोर्ड्स हुआ, एग्जाम हुआ, जेई हुआ, नीट हुआ, हर जगह ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, या तो हो सकता है क्वेश्चन दे दिया जाए, उसके बारे में आपको प्रूफ करना पड़ेगा इसी टाइप से, है ना, जो इस तरह से प्रूफ किया गया ना कि इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, इस तरह से प्रूफ कर देगा कि आप प्रूफ कीजिए कि वी कॉन्स्टेंट होगा, किस तरह से वी कॉन्स्टेंट होता है, सिर्फ सिंपल ये क्वेश्चन आपको लास्ट पीवाईक्यूज में भी आपको दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसी को करना है, बस कुछ नहीं है इसमें, है ना। आगे आप देखिए, अब आपको आज पढ़ना है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब एक कैपेसिटेंस क्या होता क्या, पहले आपको कैपेसिटेंस से पहले आपको जानना है कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इज अ पैसिव डिवाइस। पैसिव डिवाइस कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा डिवाइस है जो अपने से वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है, वो उस पर अगर सप्लाई आप दीजिएगा तो वो एनर्जी आपको स्टोर करेगा। इट इज अ पैसिव डिवाइस, डिवाइस
which stores energy given by the external source। अब एक्सटर्नल सोर्स कुछ भी हो सकता है, आपका बैटरी हो सकता है, ETC कुछ भी हो सकता है इसमें। तो एक कैपेसिटर क्या होता है, एक कैपेसिटर एक पैसिव डिवाइस है ना, जो अपने आप एनर्जी नहीं बना सकता है ना। ये क्या करता है, एनर्जी जो इसको दिया गया है वो उसको स्टोर करता है। तो आप लोगों ने जैसे पढ़ा था रेजिस्टर के बारे में, इसका सिंबल क्या होता है, कैपेसिटर का सिंबल हम लोग इस तरह से सिंबल इसको देते हैं, है ना। ये कैपेसिटर, ये सिंबल हुआ। मेनली ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल इसलिए क्योंकि दो प्लेट है इसका, ए और बी दो प्लेट है, एक पे पॉजिटिव आ रहा है आपका, एक नेगेटिव टर्मिनल है। ये इसका होता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह से होता है। आपको और भी तरह का कैपेसिटर होता है, लेकिन मेनली हम लोग को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ही पढ़ना है ना। तो ये कैपेसिटर होता है। अब कैपेसिटर क्या होता है, जैसे आप लोगों ने रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। रेजिस्टर का क्या होता है, रेजिस्टर का काम क्या होता है कि जो भी करंट पास हो रहा है ना, उसको वो ब्लॉक करता है, वो उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। तो जो वो प्रॉपर्टी है जिससे वो रोक सकता है या ब्लॉक करता है करंट को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस, है ना। जो प्रॉपर्टी रेजिस्टर का है जिससे वो करंट को, फ्लो ऑफ करंट ब्लॉक कर सकता है, बाय वर्च्यू ऑफ इट इज ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ द करंट इन इट्स डायरेक्शन। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टर। इसी तरह सिमिलरली कैपेसिटर का भी प्रॉपर्टी होता है कि वो भी जो करंट है उसको फ्लो को रोकता है ना। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, है ना। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस। उसी का कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग को स्टडी करना है कि क्या होता है, वो क्या करता है, ये एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। आगे हम लोग देखते हैं उसके बारे में। अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर के बारे में आप जान गए। द मेजर of the ability of the conductor to store charge is known as capacitance or capacity। ओल्ड नेम इसका कैपेसिटी था, अब उसको कैपेसिटेंस बोल दिया जाता है, क्योंकि कैपेसिटर से उसको कैपेसिटेंस बोल दिया जा रहा है। इससे इजी होता है, जैसे रेजिस्टर से रेजिस्टेंस हो गया तो कैपेसिटर से कैपेसिटेंस हो गया। तो क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। The ability of the conductor to store charge, ठीक है। ये the ability of a conductor to store charge, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। आपको याद रखना है, इट इज नोन एज कैपेसिटेंस, ठीक है। उसका देखिए Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, ये आप जान लीजिए। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, हम लोग को पता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जितना चार्ज है, जितना वोल्टेज अप्लाइड है, उतना ही चार्ज तो स्टोर होगा। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, और Q इज इक्वल टू सी वी। Q देखिए यहां पर क्या है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा, ठीक है। V आपका पोटेंशियल होगा, है ना। इसमें आपको याद रखना है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जितना भी अप्लाइड उस पर वोल्टेज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, एक पर्टिकुलर आपको हम बताएं यहाँ पर, इस पैरेलल प्लेट में अगर VA VB माइनस
वी ए, इसका पोटेंशियल होगा वी ए बी, है ना। तो ये क्या होगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ये ही आपको डिफाइन करेगा कि इसमें कितना चार्ज स्टोर हो, ठीक है। जो चार्ज कितना स्टोर करेगा वो आपको यहीं पर दिखाया जाता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए Q इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V आएगा। तो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए क्या होता है, कांस्टेंट आएगा, वही कांस्टेंट को हम लोग C बोलते हैं। Q इज इक्वल टू सी वी, या इसको आप बोल सकते हैं C इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, C इज इक्वल टू Q बाई V, ये आपको याद रखना है। तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, इफ 1 वोल्ट, if V is 1 volt then C is equals to Q, ठीक है। अगर वोल्टेज यहाँ पर वोल्ट अगर 1 होगा, यहाँ पर वोल्टेज 1 होगा, है ना, तो C क्या होगा, Q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 अगर पुट करेंगे, है ना, यहाँ अगर अब 1 पुट कर दीजिएगा 1 वोल्ट, तो क्या होगा, C इज इक्वल टू Q हो जाएगा। वही यहाँ पर पता है क्या, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। ये इसका डेफिनेशन हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट, ठीक है। एक यूनिट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जो उसको चार्ज चाहिए उसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। Capacitance of a conductor is defined as the charge required to raise its potential through 1 unit। अब देखिए यहाँ से आप देखिए C is equal to Q by V है, C is equal to Q by V है। अब देखिए यहाँ पर C इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका हो गया 1 by V से, ठीक है। C इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1 by V से। अब V अगर बढ़ेगा तो C घटेगा, ठीक है। अगर V घटेगा तो C बढ़ेगा, यही हो गया ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा कि एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी पे इनवर्सली डिपेंडेंट है। कहने का मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा ये एक घटेगा, तो यही इसमें बोला गया है। तो कहने का मतलब है कि वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस घटेगा। कहने का मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस अपोज करता है वोल्टेज को, है ना, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको अपोज करता है, यही उसका प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस का भी था, है ना। आगे हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताएंगे ओम्स लॉ के बारे में, तो आपको ये प्रॉपर्टी आपको पता चलेगा इसमें कि किस तरह से ये काम करता है। तो ये आप याद रख लीजिए, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है ना। C बढ़ेगा तो V घटेगा, आप इसको देख लीजिए, और V बढ़ेगा तो C घटेगा। C is inversely proportional to V, ठीक है, इसको याद रख लीजिए। इसको भी नोट कीजिएगा, ये हर बार MCQ में आपको पूछ लिया जाएगा कि C और V के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है ना, और किस तरह से अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा, इस बारे में आपको प्रॉपर्टी में पूछ लिया जाएगा। तो ठीक है, अब कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड। फैराड क्या होता है, कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या होता है, फैराड। फैराड इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का जब भी आपका आएगा उसका यूनिट क्या होगा, फैराड। अब इसको अलग अलग यूनिट होगा क्योंकि कैपेसिटेंस हाई नहीं होता है, तो वो मिली फैराड हो जाएगा, माइक्रो फैराड हो जाएगा, नैनो फैराड हो जाएगा, पिको फैराड हो जाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टी के बारे में आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि किस किस तरह से इसका यूनिट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका यूनिट आपको याद रखना फैराड है।
सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का सिंबल आपको लास्ट में भी हम लोग लास्ट स्लाइड में ही बताया गया है। सिंबल ये होता है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। Capacitance is said to be 1 farad when 1 coulomb of charge raises the potential of a conductor by 1 volt। अभी आपको बताया गया है कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस सेड टू बी 1 फैराड। 1 फैराड कब होगा? ये 1 फैराड कब होगा कैपेसिटेंस? जब एक कूलम्ब ऑफ चार्ज, अगर कूलम्ब Q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और V वोल्टेज 1 होगा, है ना। दोनों में अगर 1 1 हम लोग पुट कर देंगे तो C इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 फैराड कब होता है? व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ अ चार्ज रेजेस द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय 1। ठीक है, अगर कैपेसिटेंस का 1 वैल्यू फैराड हो गया तो उसमें क्या होगा कि एक चार्ज को, एक कूलम्ब ऑफ चार्ज को पोटेंशियल उसका 1 वोल्ट पोटेंशियल से रेज करने के लिए जितना चार्ज को चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं 1 फैराड। ठीक है, कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज रेजेस, एक कूलम्ब चार्ज रेज करता है जो पोटेंशियल है उसको 1 यूनिट से, या 1 वोल्ट मान लीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। इसको डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं इसको। अब देखिए, सिंस 1 कूलम्ब इज द बिग अमाउंट ऑफ चार्ज, द कैपेसिटर विल बी यूजुअली रेंज इन मिलीफैराड, माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, पिकोफैराड। ठीक है, मिली क्या होगा? मिलीफैराड आपका होगा 10 टू द पावर -3। माइक्रोफैराड क्या होगा? 10 टू द पावर -6। नैनोफैराड क्या होगा? यहां देख लीजिए 10 टू द पावर -9। पिकोफैराड क्या होगा? 10 टू द पावर -12, है ना। ये सब में फैराड लगा दीजिएगा, फैराड है। तो इस तरह से आपको यूनिट दे दिया जाएगा, है ना। आपको एक याद रखना पड़ेगा, एक यूनिट आप दे दीजिएगा उसमें, तो आपको इससे याद हो जाएगा। इसको हम एक टेबल फॉर्म में आपको बता देते हैं। ठीक है, यूनिट पिको, नैनो, पिको, मिली, 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 माइक्रो, नैनो, पिको।
पिको, ठीक है। मिली, माइक्रो, नैनो और पिको। मिली 10⁻³ फेराड, 10⁻⁶ फेराड, 10⁻⁹ फेराड, 10⁻⁻12 फेराड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूनिट, क्वांटिटी, ये आप याद रखिएगा, है ना, कि मिली का क्या होता है, माइक्रो का क्या होता है, ये यूज होगा। इसका यूजेज बहुत आपको होने वाला है आगे, है ना, आगे न्यूमेरिकल्स में आपको यूज होने वाला है, इसको आप याद रखिएगा, है ना, ठीक से। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना। अब आगे देखिए, अब कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर क्या होता है ना। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ये आपको जानना है। देखिए, लेट अ चार्ज q बी गिवन टू द स्फेयर विच इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। एक चार्ज हम लोग दिया गया है स्फेयर को, जिसको अज्यूम किया गया है ये चार्ज q आपका सेंटर पे है, ये q प्लस q चार्ज सेंटर पे है, और स्फेयर का रेडियस आपका r है, r रेडियस है। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस इज, सरफेस का क्या हम लोग पढ़े थे, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, है ना, तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है q बाई 4πε0, है ना, 1/4πε0 q बाई आर, ठीक है, सेम चीज है। c इज इक्वल टू q बाई वी, है ना, c इज इक्वल टू q बाई वी आ गया, है ना, तो q बाई वी आपको अगर पुट कर दीजिएगा यहाँ पर, देखिए देखिए इसको, आपको पता है कि c इज इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए, v इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाई आर। तो आपको ये देखे आप लोगों ने लास्ट में c इज इक्वल टू q बाई वी, है ना, c इज इक्वल टू q बाई वी हम लोग देखे थे, v इज इक्वल टू, है ना, ठीक है, ठीक है, c इज इक्वल टू q बाई वी। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके q बाई वी ले आइए, है ना। अब देखिए यहाँ से r इंटू 4πε0 r इज इक्वल टू q बाई वी, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, ऑन इक्वेटिंग 1 एंड 2, अब क्या होगा, दोनों में q बाई वी कर दीजिए, तो c इज इक्वल टू 4πε0 r, ठीक है, ये आ गया। ये आपका आ गया c का वैल्यू, c इज इक्वल टू 4πε0 इंटू r, ठीक है, जो यहाँ पर दिया है c इज इक्वल टू 4πε0 r, ये आ गया। अब देखिए इसके बारे में, यहाँ से हम लोग डिड्यूस हो गया है ना, c का वैल्यू आपको डिड्यूस कर दी है, उसका इक्वेशन, उसका न्यूमेरिकल। अब इसका वैल्यू, अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहला क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो यहाँ पर, यहाँ से देखिए c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, ठीक है, c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, इस इक्वेशन से देख लीजिए। अभी हम लोगों ने निकाल के देखा कि इसमें कैसे c इज इक्वल टू 4πε0 r आया, तो c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो गया, ठीक है, पहला ये हो गया। ये 1 2, द अबव इक्वेशन इज ट्रू फॉर कंडक्टिंग स्फीयर
हॉलो और सॉलिड। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए, स्टार मार्क्स में कर देते हैं। द अबव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना, ये ट्रू होगा कंडक्टिंग स्फेयर के लिए भी, हॉलो स्फेयर के लिए भी और सॉलिड के लिए भी, है ना। अगर एक सॉलिड स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है या कंडक्टिंग स्फेयर है, तीनों के लिए C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाता है, ठीक है। इफ द स्फेयर इज इन मीडियम देन C इज इक्वल टू रिप्लेस बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू एप्सिलॉन R इंटू R, ठीक है। ये हो जाता है अगर कोई मीडियम है ना, तो मीडियम में क्या होगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू R, ठीक है। तो E एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है ना। एप्सिलॉन होगा, ये रिलेटिव होगा, है ना। ये रिलेटिव एक पर्टिकुलर मीडियम में के लिए है, अगर कुछ किसी अलग मीडियम में है, अगर वैक्यूम हो या एयर हो, उसके लिए एप्सिलॉन नॉट R आता है, एप्सिलॉन नॉट आता है। लेकिन ER कब आ जाएगा, जब कोई ये दोनों से वैक्यूम या एयर से अलग कोई भी मीडियम हो, मान लीजिए ऑयल हो, है ना, या कोई तरह का अलग लिक्विड डाल दिया गया हो, कंडक्टर हो, डाइलेक्ट्रिक हो, तो वहाँ के लिए क्या आता है, तो ये होता है। आपको ये याद रख लेना है, आगे भी ऐसे आएगा ये सब, है ना। आगे के चैप्टर्स में भी आपको ये पढ़ना है, तो इसमें दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चौथा क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ एन अर्थ इज। ये देखिए आपको MCQ क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अर्थ का कैपेसिटेंस क्या है ना। अर्थ को भी हम लोग एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, है ना। तो उसमें बोला गया है कि कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ क्या है, 711 म्यू फेराड। इसका मतलब हो गया 711 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। सोचिए इतना बड़ा अर्थ है, अर्थ का भी हम लोग को क्या है कैपेसिटेंस इतना कम है, 711 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस के बारे में आपको पढ़ना है कि प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस किस तरह से बिहेव करता है। स्टेप 1 क्या है, प्लेट A इज पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लेट B इज न्यूट्रल। जो आपको पहले भी हम लोग लास्ट लेक्चर्स में ही बताया गया था, लास्ट आपको स्लाइड्स में बताया गया था कि कैपेसिटर का एक साइड हम लोग मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं, ये प्लेट A हुआ, ये प्लेट B है, ये प्लेट A, ये प्लेट B। एक साइड हम लोग पॉजिटिवली चार्ज की है, प्लेट A इज पॉजिटिवली चार्ज एंड B इज न्यूट्रल। अभी के लिए आप इसको न्यूट्रल मानिए। कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर यहाँ पर पोटेंशियल लगाया गया है, यहाँ एक पोटेंशियल लगा दिया गया है ना, जो कनेक्ट कर दिया गया है पॉजिटिव से, ठीक है, एक पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया गया है। अब देखिए, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए हो गया और प्लेट बी अब तक न्यूट्रल है ना, वो अब हम लोग को कोई तरह का चार्ज वहाँ डेवलप नहीं हुआ है। अब दूसरा स्टेप देखिए, व्हेन ए न्यूट्रल प्लेट बी इज ब्रॉट नियर ए। अब ये एक पर्टिकुलर एक प्लेट है, हम लोग रखे हैं ए, उसको हम लोग चार्ज कर दिए। अब क्या किया गया है, एक बी न्यूट्रल प्लेट को इसके पास लाया गया है ना। कहने का मतलब कंसिडर कीजिए कि यहाँ पर कोई प्लेट नहीं था, सिंगल ए प्लेट था और उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कर दिए, ठीक है। अब इज ब्रॉट नियर ए, अब एक प्लेट बी है ना जो न्यूट्रल चार्ज था, उसको हम लोग ए के पास ले आए हैं, ठीक है। Brought near A, charges are induced on B such that the side near A is negatively and the other side is positive, ठीक है। कहने का मतलब आप देखिए यहाँ का फिगर आप देखिए, अब क्या हो गया कि ए को पास हम लोग ले आए बी को, बी न्यूट्रल था, अब उसके पास क्या है, जो पॉजिटिवली चार्ज है वो यहाँ पर नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया अपने तरफ। इसमें प्लेट में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही, है ना, तो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या हुआ, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए, पोलराइज हो गए। तो वो क्या हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आपको प्लेट में आ गए, ठीक है। अब देखिए, द पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ ए एंड बी इन स्टेप 1 and 2 रिमेन्स द सेम बिकॉज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन बी कैन नॉट कैंसल आउट ईच अदर, ठीक है। कहने का इसका मतलब क्या है कि द पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ ए एंड बी,
ए एंड बी का जो सिस्टम था, पर्टिकुलर आप सिस्टम एक पर्टिकुलर प्लेट को रखिए, है ना, प्लेट को हम लोग सिस्टम यहाँ पर माने हैं, तो वहाँ पर क्या है कि ओवरऑल अभी भी चार्ज में न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि कहीं से चार्ज गया नहीं है ना, वो क्या है एक पॉजिटिवली चार्ज हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या है उसका सिस्टम एक पॉजिटिव पोटेंशियल ड्यू टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन बी कैंसल आउट, अभी भी इसमें जितना नेगेटिव है बी पे उतना भी पॉजिटिव है ना, क्या हुआ से पोलराइज हुआ है, बी ए का वो कॉन्फ्लुएंस में आके इन्फ्लुएंस में आके क्या हुआ है पोलराइज हो गया है, एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, तो उसमें भी चार्ज अभी भी सेम है ना, वो इक्विलिब्रियम है। अब देखिए when the farther side of B is earthed, the positive charge on B gets neutralized and B is left only with negative charge। अब क्या किया गया है, यहाँ पर अभी भी दोनों चार्ज था, नेगेटिव आया, नेगेटिव ए के साइड अट्रैक्ट हो गए और पॉजिटिव जो था बी के साइड अट्रैक्ट हो गए अदर साइड में, है ना, कहने का मतलब है अगर ये प्लेट हम लोग बी मान लेते हैं, ये कंसिडर कीजिए एक प्लेट बी है, ये प्लेट अगर बी हुआ तो ए के कॉन्फ्लुएंस में आके क्या हुआ, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे सब, यहां पॉजिटिव, तो सारे नेगेटिव चार्ज एक साइड ए के साइड अट्रैक्ट हो गए और वो इस साइड यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ जमा हो गए हैं, और अपोजिट साइड जो बी का प्लेट था उसमें हम लोग का पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए हैं, अभी भी ये न्यूट्रल है ना, क्योंकि यहाँ से चार्ज फ्लो नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि देखिए हम लोग एक पोटेंशियल हम लोग व्हेन द फार्दर साइड ऑफ बी इज अर्थेड, अब क्या किया गया है इस साइड इसको हम लोग अर्थ कर दिए, अर्थिंग कर दिए हम लोग, है ना, अर्थ से कनेक्ट कर दिए एक वायर के थ्रू, तो अब क्या होगा, है ना, देन अब क्या हुआ कि ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ना, सब ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज है ये इसके थ्रू फ्लो कर गए, फ्लो करके अर्थ में चल गए, अब क्या इसके पास बचा है सिर्फ नेगेटिव प्लेट चार्ज बचा है इसमें, है ना, उसके कारण क्या हुआ, अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गए ये नेगेटिव चार्ज हो गए बी प्लेट। नाउ द नेट पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम decreases due to the sum of the positive potential on A and negative potential on, अब क्या है यहाँ पर A पे पॉजिटिव पूरा पोटेंशियल आ गया, B पे नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो क्या हुआ नेट पोटेंशियल ऑफ सिस्टम डिक्रीज हो गया, सिस्टम का पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द सेम वैल्यू एज वॉज गिवन बाय स्टेप टू में जो दिया गया है, अब सेम हम लोग चाहते हैं, अब क्या हुआ कि आप पोटेंशियल घट गया, है ना, चार्जेस फ्लो कर गए पॉजिटिव, तो अब क्या हुआ उसको हम लोग को अगर सेम मेंटेन करके चलना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसके लिए एक एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्जेस कैन बी गिवन टू द प्लेट ए पे हम लोग को एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा, है ना, उसको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा, तो क्या होगा दिस मीन्स दैट द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्जेस ऑन ए इंक्रीजेस, कहने का मतलब है कि जो पहले स्टोर कर रहा था चार्ज को अब उसे और ज़्यादा चार्ज स्टोर करना पड़ेगा, उसको और ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो इसके कारण उसका चार्ज कैपेसिटी बढ़ गया, द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज ऑफ ए इंक्रीजेस, इसका मतलब ये हुआ कि ए का चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, ठीक है।
अब देखिए द सिस्टम सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड कैपेसिटर। अब इसको हम लोग ये कंप्लीट सिस्टम को हम लोग बोल रहे हैं कैपेसिटर, ठीक है। इस कंप्लीट सिस्टम को हम लोग एक कैपेसिटर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या होता है, किस तरह से एक कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसमें क्या पोटेंशियल होता है ना। तो ये जो पोटेंशियल यहाँ पर घट रहा है, ये पोटेंशियल जो घट रहा है ना, जो अभी बोला ना यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोटेंशियल इज टू इंक्रीज नेगेटिव पोटेंशियल डिक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ सिस्टम डिक्रीज। अब ये डिक्रीज कर रहा है, यही कैपेसिटेंस का यही काम होता है ना। किस लिए हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटेंस आ गया है पिक्चर में, पहले कैपेसिटेंस नहीं था इसलिए कांस्टेंट था, जितना हम लोग वोल्टेज इसको दे रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहे थे वही इसमें रह रहा था। अब क्या है कि दूसरा प्लेट के कारण एक कैपेसिटर सिस्टम बन गया। अब वो कैपेसिटर का एक कैपेसिटेंस होगा, वो क्या कर रहा है, उसका पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग और एडिशनल अपने तरफ से उसको पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वही पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मेंटेन कर सकें, ठीक है। यही कैपेसिटेंस का काम होता है। अब आगे देखिए कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता क्या है ना। अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ एन इक्वल एरिया सेपरेटेड बाय एयर मीडियम or any other insulating medium such as paper, mica, glass, wood, ceramics, dielectric, etc. ठीक है। अब क्या है पैरेलल प्लेट, आपको हम बताया क्या होता है कि कहते क्या है हम लोग दो प्लेट है, ये पर्टिकुलर एक प्लेट ए हुआ एक प्लेट बी हुआ, ये मान लीजिए प्लेट ए ये प्लेट बी, ठीक है। पैरेलल प्लेट है। अब दोनों प्लेट का इक्वल एरिया होता है, अगर प्लेट ए का एरिया ए है तो बी का भी एरिया ए होगा आपका, है ना। दोनों प्लेट का एरिया आपका कांस्टेंट होगा। अगर एक प्लेट का, क्योंकि दोनों एरिया दोनों जो प्लेट है वो सिमिलर हम लोग लिया जाता है, एक ही मटेरियल का लिया जाता है और एक ही एरिया का भी लिया जाता है। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि दोनों जो प्लेट हम लोग ले रहे हैं पैरेलल प्लेट में, दोनों का एरिया भी सेम होगा और उसका मटेरियल भी सेम होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, दोनों प्लेट को एक ऐसा अरेंज करके रखते हैं दोनों प्लेट को कि दे आर इक्वल एरिया सेपरेटेड बाय। अब इसको कुछ सेपरेट हो सकता है, अब सेपरेशन के बीच क्या ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होता है, वो डिस्टेंस हम लोग डी मान रहे हैं, डी डिस्टेंस हम लोग मान रहे हैं। डी डिस्टेंस से दो प्लेट सेपरेटेड है, पैरेलली एक दूसरे पे रखे हुए हैं, है ना, और सेपरेटेड है डी डिस्टेंस पे। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब इस जो दोनों प्लेट है इसके बीच में देखिए वो डायरेक्ट कंडक्ट नहीं होते हैं, दोनों को हम लोग सटा नहीं दे रहे हैं, है ना, दोनों एक साथ कांटेक्ट में नहीं है। यहाँ पर देयर इज अ नो कांटेक्ट, देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है आपस में, वो दोनों से दे आर सेपरेटेड, है ना, दे आर सेपरेटेड, दे आर सेपरेटेड बाय डी डिस्टेंस, ठीक है, दोनों सेपरेटेड है। अब इस जो सेपरेशन है इसके बीच में तो आप कोई भी मीडियम डाल सकते हैं, इंसुलेटिंग मीडियम डाल सकते हैं ताकि इंसुलेट ना कर जाए, है ना, ताकि कंडक्ट ना कर जाए, तो कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम डाल सकते हैं, जैसे पेपर हुआ, माइका हुआ, ग्लास हुआ, वुड हुआ, डाइलेक्ट्रिक हुआ, कोई और तरह का मीडियम हो सकता है, ऑयल डाल सकते हैं, सेरामिक डाल सकते हैं, कुछ भी इसमें डाल सकते हैं इसको इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी रखने के लिए ताकि दो प्लेट कंडक्ट ना कर जाए। तो अब देखिए V इज इक्वल टू ई इंटू डी, आप लोगों ने पढ़ा था, ये बात भी आप लोगों ने को पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था आपको कि V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है ना, V इज इक्वल टू ई इंटू डी, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद फिर E इज इक्वल टू, अब एप्सिलॉन बाई, ये हम लोग को पता है गॉस लॉ से E का वैल्यू क्या होता है, बाई गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी होता है, V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है, जो हम लोग पढ़े थे, V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, है ना। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो E इंटू
डी आर इज इक्वल टू डी वी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई डॉट आर लिखिए इज इक्वल टू वी। वही सेम यहाँ पर केस लिया गया है, ई इंटू डी, आर के यहाँ पर डिस्टेंस आर की जगह डी ले लिया गया है ना। और गॉस लॉ से हम लोग को पता था ई डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग ले लिए थे इसको, है ना। जितना चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई एरिया, है ना। क्यू बाई एरिया, वही हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं बाई एप्सिलॉन, है ना। तो क्या आ जाएगा आपको देखिए, v इज इक्वल टू डायरेक्ट इसको करेंगे क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, e इंटू डी आ गया है, q इंटू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ए क्या है आपका एरिया, अभी बताए ना, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए कर दिए, डी बाई एप्सिलॉन आ गया। यहाँ पर सेम इसी में यहाँ पर कर दिया गया है, क्यू की जगह हम लोग पुट कर दिए क्यू, सिग्मा की जगह क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट, यही यहाँ पर आपको कर दिया गया। तो क्या हो गया, वो v के बराबर हो गया। तो क्यू सी क्या आ गया, सी हम लोग को ये भी पता था, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो फाइनल आप दोनों को इक्वेट अगर करेंगे, है ना, यहाँ पर क्यू बाई वी, यहाँ पर v आ जाएगा, है ना। देखिए v इज इक्वल टू ई इंटू डी, ठीक है। अब ये क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ई इज इक्वल सिग्मा बाई ई इंटू डी कर देंगे, ई का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, इंटू डी आ जाएगा, ई इज इक्वल टू, अब क्या सिग्मा का वैल्यू क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए लिख सकते हैं हम लोग, इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यह आ गया आपका v, v इज इक्वल टू क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट डी। अब c हम लोग को पता था, c इज इक्वल टू क्यू बाई वी आएगा, है ना। तो यहाँ से ले आइए इसको, q बाई वी यहाँ पर पुट कर लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, a एप्सिलॉन नॉट बाई डी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब q बाई वी क्या था आपका, c है, q बाई वी क्या आता है आपका, q बाई वी इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल में बहुत ईजी है, यूज होगा हर जगह यहाँ पर इसका। c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डायरेक्ट आपको c का कैपेसिटेंस का वैल्यू पूछ दिया जाएगा, है ना, ठीक है। वही यहाँ पर दिया है, c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, देन अगर कोई भी हम लोग इस प्लेट के बीच में कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट कर दे रहे हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी इज ई आर, अगर ई आर का मीडियम हम लोग पुट कर दे रहे हैं डाइलेक्ट्रिक जिसका रिलेटिव परमिटिविटी है ई आर एप्सिलॉन आर, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आर नॉट इंटू एप्सिलॉन आर सिर्फ इंटू हो जाएगा बाई डी, ठीक है। आपको ये आ जाएगा, ये आपको चेक करके चलना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका आगे डाइलेक्ट्रिक जब पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें आपको यूजेज इसका आएगा कि किस तरह से इसको यूज किया जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में इसका काम होता है। अब कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, अब यहाँ पर देखिए आपको इक्वेशन आपको सब पता चल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप उसको हर जगह नोट करके देखिए, यही आपका यूजेज आता है कि किस तरह से इसका यूज करना है ना। अब आपको क्या देखना है, ये आप अच्छे से इसको नोट्स बना के रखिए, एक एक फॉर्मूला जो कैपेसिटर का है, कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, आगे भी जो फॉर्मूला आएगा उसको एक पर्टिकुलर नोट्स बना के रखिए, और उसका यूनिट्स जो हम टेबल में फॉर्म में बताया आपको, उसको भी आप एक जगह नोट करके रखिए, एक सिंपल नोट्स बनाइए, है ना। तो उसमें क्या होगा, आपको लास्ट रिविजन के लिए ईजी होगा, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे सॉल्व करेंगे उसमें भी आपको ईजिली आप उसको देख पाएंगे कि क्या यूनिट होगा। तो वहाँ पर क्या करना है आपको, ये दे दिया गया है आपको यूनिट। अब क्या है कि अब इससे हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, अगर ये इक्वेशन आ गया तो इससे कंक्लूजन क्या होगा।
अब देखिए कंक्लूजन के लिए कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, अब क्या है इसका कंक्लूजन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ स्फीयर। देखिए C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है। एरिया, एरिया क्या है, ये कौन सा एरिया, एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट, ये जो प्लेट है ना, प्लेट का ये जो एरिया है वही यहाँ पर C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है। दूसरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन देम, तो ये C इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, यहां देख लीजिए C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है, A यहां पर क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, ऑफ प्लेट ऑफ प्लेट, और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डिस्टेंस का, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है, ये हमेशा आएगा। कहने का मतलब है कि जितना इस प्लेट के बीच में सेपरेशन कम होगा, है ना, उतना इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। जितना ये D कम होगा उतना C ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है C में जितना ज़्यादा होगा एरिया उतना ज़्यादा होगा, या एरिया जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। ये आपको देखना है, ये दो प्रॉपर्टीज़ के में हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर को एक सर्किट में अगर हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे या पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये हम लोग आपको आगे क्लास में बताएंगे कि किस तरह से उसका इफेक्ट होगा। यहाँ तक के लिए आप लोगों ने को जितना भी बताया गया है फॉर्मूला, उसको पर्टिकुलरली नोट डाउन करके एक अच्छा से कॉपी में उसको बना लीजिए और नोट्स बनाइए उस पर, और सबको एक जगह पॉइंट करिए, क्योंकि इसी तरह यही फॉर्मूला आपको यूज़ होगा आगे जितना भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसी में यूज़ होगा कि किस तरह से ये कैपेसिटर यूज़ होगा। आगे हम क्लास में देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।